हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक विपुल एंड आई वेलकम यू टू हाई ह्यूमन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को और किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम उसकी प्रिपरेशन करें। तो आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम डिस्क्रिप्टिव में स्टार्ट करेंगे ऐसे राइटिंग। इससे समझेंगे हम कि किस तरीके से लिखा जाए। देखिए, इसके लिखने के लिए जो हमारी पहली प्रिपरेशन है यानी कि रीडिंग, उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे कि जब आप उसका कंटेंट आपके पास है, मतलब कोई भी टॉपिक जो आपको एग्जामिनेशन में आता है और उसके बारे में आप जानते हो कि आपको क्या लिखना है, अब उस चीज़ को हम कैसे लिखें। बेसिकली कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ने होते हैं, रीडिंग करनी होती है। पहले जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करें कि कौन से टॉपिक आ चुके हैं उनके बारे में पढ़ें। तो उससे क्या होता है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गैदर होती है कि किस तरीके से आर्टिकल में क्या चीज़ लिखी जाती है। या फिर हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम अलग अलग चीज़ों के बारे में, सोशल इश्यूज़ हैं या फिर जो भी करंट में चल रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। नाउ अब हम मानते हैं कि हमारे पास कंटेंट है, हमें पता है कि किसी टॉपिक पे क्या लिखना है। तो कंटेंट के साथ अब नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है प्रेजेंटेशन। मतलब किसी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होना जितना ज़रूरी है, उसी के उतना ही ज़रूरी है उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर पाना। तो प्रेजेंटेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज द कंटेंट। तो प्रेजेंटेशन में यानी कि हम देखेंगे कि किस तरीके का हमारे ऐसे का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो रफ फॉर्म में या रफली जो हमारे दिमाग में पहला स्ट्रक्चर आता है, हम सोचते हैं कि एक हमें पहले किसी ऐसे को लिखते समय इंट्रोडक्शन, देन द बॉडी, देन द कंक्लूजन। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा जो है जनरली सोचते हैं कि हाँ, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो यस, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, इंट्रोडक्शन हमेशा बहुत ही क्लियर, कंसाइज और कैची होना चाहिए कि एक शॉर्ट में आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करो और फिर वो इतना इंटरेस्टिंग लगना चाहिए जिस भी तरीके से आपने स्टार्ट किया है कि आगे रीडर का खुद मन करे पढ़ने के लिए। ओके, तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ये वाले जो ट्रिक्स हैं, ये वाली जो स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है कोटेशन से। ये आई गेस सबसे कॉमन तरीका है किसी भी ऐसे को स्टार्ट करना, जहाँ पे हम एक कोटेशन लिखते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे लिए ऐसे आता है स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, तो हम उसके अंदर कुछ कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं महात्मा गांधी की। जैसे उन्होंने बोला था, वेयर देयर इज क्लीनलीनेस देयर इज गॉड। इस टाइप से किसी कोटेशन के साथ हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे आता है, या फिर इस टाइप जो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स या प्रॉब्लम फेस्ड इन आवर सोसाइटी, कुछ भी इस तरीके के ऐसे है किसी भी टॉपिक पे, तो उससे रिलेटेड कोई भी हम कोटेशन लिख सकते हैं और उसके बाद हम उस टॉपिक को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कोटेशन। नेक्स्ट थिंग इज फैक्ट्स, कि जो भी टॉपिक हमें दिया गया है उसके रिलेटेड किसी फैक्ट से हम उस चीज़ को शुरुआत करें। जैसे जो भी आपको पता है, अगर किसी टॉपिक स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर या फिर स्टूडेंट्स की किसी प्रॉब्लम के ऊपर या फिर सोसाइटी में या इकोनॉमिक किसी भी तरीके का अगर ऐसे है, पॉलिटिकल है या कैसा भी, तो उसके बारे में आप कोई फैक्ट रिप्रेजेंट करके देन वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक को एक सवाल से शुरू कर सकते हो कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी है या फिर क्या इससे रिलेटेड बात है। तो हम उससे रिलेटेड कोई सवाल दे सकते हैं, देन उसके आंसर को आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसका आंसर लिखते हुए। उसके बाद एक तरीका होता है, वी कैन बिगिन आवर इंट्रोडक्शन विद अ स्मॉल स्टोरी। किसी एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टोरी का मतलब है कि 3-4 लाइन में कोई भी आप एक इंसिडेंट लिख सकते हो, अगर आपको पता हो तो कोई इंसिडेंट लिख सकते हो जो शो कर रहा हो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। जैसे अगर कोई भी टॉपिक आपको दिया हुआ है तो आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट, कोई भी अगर ऐसी चीज़ें याद हैं, तो हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि उसको ये दिखाते हुए कि जो चीज़ है वो कितनी ज़रूरी है, अपने एक 4-5 लाइन में कोई चीज़ स्टोरी ऐसी डाल के। तो ये जो तरीके हैं, हम इनसे अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये एक बेहतर तरीका होता है कि जब हम किसी टॉपिक के बारे में जानते हैं तो प्रोसीड करने का, कि हमें कहाँ से शुरू करना है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट थिंग कम्स इज वी हैव टू डिफाइन द सब्जेक्ट। आपने एक बार उसे इंट्रोड्यूस किया, अब उस चीज़ को डिफाइन कर दो कि वो है क्या। जैसे आपने अगर किसी भी स्वच्छ भारत अभियान को एक बार उससे रिलेटेड किसी कोटेशन से शुरुआत कर दी है, नाउ उसके बाद आप 2-3 लाइन के बाद उसमें उसे डिफाइन करोगे एक्चुअल में वो चीज़ क्या है और किस तरीके से काम कर रही है। साथ ही साथ बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है कि उसके बारे में और डिटेल्स, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ दैट थिंग, कि किसी चीज़ की हिस्ट्री क्या है, या फिर क्यों ये चीज़ पिक्चर में आई, क्यों ये चीज़ सामने आई है, क्यों इस तरीके की चीज़ को हमें शुरू करना पड़ रहा है, या फिर किस तरीके की अगर किसी प्रॉब्लम के ऊपर है, सोशल इशू के ऊपर है, तो भी हम इस तरीके को, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ बैकग्राउंड, व्हेन डिड इट स्टार्ट, ऐसा कुछ। तो ये इसका मतलब है। तो यू हैव टू डिफाइन द सब्जेक्ट एंड यू हैव टू राइट द बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट।
नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें बॉडी ऑफ द एसे। ओके, तो दिस इज द मेन पार्ट जहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करने के बाद, उसके बारे में उसे एक्सप्लेन करने के बाद देन हम उसके बारे में अपने विचार एक्चुअल में लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक को लिख रहे हो तो बॉडी में आप डिस्कस कर सकते हो उस चीज़ के कॉजेज या कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी इशू को उठाया गया है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड क्या कारण है, या फिर कोई भी चीज़ जो स्टार्ट की गई है कि किसी भी टॉपिक के लिए बोला गया है तो उसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो इसमें हम कारण और उस चीज़ के प्रभाव, इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है और किस तरीके की ज़रूरी है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, और अपने कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज को या अपने रीजंस को, जो भी आपने उस चीज़ से रिलेटेड दिए हैं, उससे आप सपोर्ट करते हो एग्जाम्पल से। देखिए, किसी भी तरीके का एग्जाम्पल टॉपिक से रिलेटेड देना ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है आपके ऐसे को। ये शो करता है कि आपको एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन है जो भी आप लिख रहे हो उसके बारे में। तो किसी भी तरीके के एग्जाम्पल्स जो आपने इस चीज़ से रिलेटेड पढ़े हैं, जो आप जानते हो, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंस शो कर सकते हैं उस चीज़ का, उसके रीजन शो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीका है किसी भी ऐसे को लिखने का। तो जब हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कंक्लूजन का। और कंक्लूजन से पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखिए, सॉल्यूशंस का यहाँ पे मतलब है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को, यानी कि ऐसे लिखा गया है वो अगर किसी इशू के ऊपर है, तो आप ऊपर उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दोगे। देखिए, एक अच्छा ऐसे वो होता है जो किसी प्रॉब्लम को तो डिस्कस करे ही साथ उनका सॉल्यूशन भी दे। तो इसके अंदर आप अपने व्यूज़ दे सकते हो, किसी भी चीज़ को किस तरीके से सही किया जा सकता है, या क्या आपके विचार में एक बेहतर तरीका है इस चीज़ को करने का। और अगर मान लो उसमें किसी प्रॉब्लम की बात नहीं भी की गई है, अगर किसी पॉलिसी को या किसी भी चीज़ को डिस्कस किया गया है, तो आप बता सकते हो कि किस तरीके से इस चीज़ को और बेहतर बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन उतना ही ज़रूरी होता है जितना उसका इंट्रोडक्शन। यानी किसी भी चीज़ को जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जितना बेहतर ढंग से करना होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन किसी भी पैसेज का, किसी भी ऐसे का एक ओपनिंग पार्ट होता है, वैसे ही कंक्लूजन इज द क्लोजिंग पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट और दैट ऐसे। तो एक तरीके से कंक्लूजन में आपने ऊपर जो पूरा लिखा है उसे समराइज करना होता है। आपको दिखाना होता है कि यार, ये कंक्लूजन जो हम लिख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू द ऐसे। तो उससे यानी कि ये पूरी तरीके से एकदम फर्म तरीके से लिखा जाना चाहिए और आपके ऐसे से कनेक्टेड ही होना चाहिए। कंक्लूजन के अंदर हम फिर से किसी कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें ऐसी बातें कर सकते हैं कि हम एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए, किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, या फिर जो भी टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड हम कुछ बता सकते हैं कि एज ए सिटीजन हमारी क्या जिम्मेदारी है। जैसे अगर स्वच्छ भारत अभियान है, विमेन एम्पावरमेंट है, कोई भी इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है, तो हम उसमें अपना रोल बताएं एज अ सोसाइटी, हम क्या कर सकते हैं किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए। और साथ ही साथ हम, जैसे कोई कोटेशन है, जैसे विवेकानंद जी की कोटेशन है, अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप until द गोल इज अचीव। इस टाइप की जैसे ये कोटेशन रिप्रेजेंट करता है कि अब हमें काम पे लग जाना चाहिए, हमें कुछ बेहतर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस टाइप की कोई कोटेशन, एक जनरल कोटेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो हमें शो करेगा कि वी आर रेडी फॉर द चेंज, और कोई भी चीज़ जो अच्छी है उसके लिए हम कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो एक होगा, एक आपके ऐसे को एक फिनिशिंग टच बहुत बेहतरीन देगा। तो ये आपके पूरे ऐसे को प्रेजेंटेबल बनाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस, then you have to define the subject, you can write background of the subject, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है। then you have to write body of the essay, उसके consequences और causes के साथ में। then some examples you can give and the solution related to the topic and then the conclusion। तो ये एक तरीका है, यानी कि आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आप शुरुआत कर सकते हो लिखने की किसी भी ऐसे को। अच्छा, ये सारी चीज़ हम जो फॉलो कर रहे हैं, ये सब कुछ करते समय एक पॉइंट और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा ऐसे जहाँ भी हम लिख रहे हैं इट शुड बी टू द पॉइंट। कहीं भी लूजली लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ उससे रिलेटेड ही हम लिखें, क्योंकि वर्ड लिमिट में हमें शो करना होता है, तो इतने सारे या फिर टाइम लिमिट में भी हमें लिखना है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम कुछ भी लिखें। तो यू हैव टू राइट टू द पॉइंट। नेक्स्ट इज इट शुड बी इंटरलिंक्ड। जैसे अगर आप किसी एक पैराग्राफ को चेंज कर रहे हो तो आप उसे इंटरलिंक करके करोगे। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले कुछ और लिखा था, अचानक से हम कुछ नई स्टोरी शुरू कर दे। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो जैसे एज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि अभी हमने इसके बारे में जाना, अब चलिए इसके इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ऐसे किसी लाइन के साथ, ऐसे किसी तरीके से आप दो पैराग्राफ्स को इंटरलिंक कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि जो भी आप लिख रहे हो इट शुड बी टू द पॉइंट, एंड जो ट्रांजिशन है पैराग्राफ्स के बीच में वो भी पूरा इंटरलिंक्ड होना चाहिए। देखिए, अब हमने जब इस स्ट्रक्चर को समझ लिया है, तो अब जो सबसे पहली चीज़ है जो आप करना शुरू कर सकते हैं वो है कि किसी टॉपिक पे आप खुद लिखने की कोशिश करें।
इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी टॉपिक पे लिखना शुरू करिए। और एक ऐसे अगर आप खुद लिखोगे, अब आपको पता है कि क्या लिखना है, तो अब अगर आप एक भी ऐसे खुद लिखते हो तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने एक ऐसे लिखा है। और इस तरीके से आप जो सेकंड ऐसे लिखोगे वो पक्का आसान होगा पहले वाले ऐसे से ज़्यादा लिखना, क्योंकि एक बार हम लिखते हैं तो फिर हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करना शुरू करता है एंड ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि नेक्स्ट चीज़ हम और बेहतर कैसे बनाएं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जानने के बाद कि अब हम लिखना शुरू करें। तो कोई भी टॉपिक लीजिए और उसके ऊपर यू शुड स्टार्ट राइटिंग नाउ, और रीडिंग तो करते ही रहिए ताकि आपके पास कभी भी आइडियाज़ की कमी ना हो कि आपको क्या लिखना है या फिर क्या बोलना है। और मैं इसके साथ एक नेक्स्ट सेगमेंट भी शुरू कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में उस पर डालूंगा। मैं आर्टिकल्स दूंगा न्यूज़पेपर से और उसे हम यहाँ पे साथ में डिस्कस करेंगे एंड मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के ऊपर ही होगी एंड वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट थिंग। तो आई होप आपको ये पूरा जो इसका लिखने का तरीका है, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे का, ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट टाइम हम किसी एग्जाम्पल के साथ भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए इसे अभी यहाँ पे रखते हैं और आई गेस जितना भी आपको समझ में आया है इस चीज़ को, और प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अब नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ वोकैबुलरी। तो कुछ वर्ड्स देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज एडजर्न। इट मीन्स टू इश्यू अ फॉर्मल कमांड, मतलब किसी को किसी काम के लिए कोई कमांड देना या उससे रिक्वेस्ट करना कुछ काम करने के लिए, दिस इज कॉल्ड एडजर्न। नेक्स्ट इज एब्जर्न। इट मीन्स टू रिनाउंस अपॉन ओथ और टू अवॉइड समथिंग। तो एब्जर्न का मतलब है कि, रिनाउंस का मतलब होता है कि किसी बात से आप उस चीज़ से मुकर जाना, किसी चीज़ को ना करना। तो यानी कि आपने जिस काम को करने की शपथ ली थी आप उससे अब मुकर जाओ, उस काम को ना करो, यानी उस चीज़ को अवॉइड करो। नेक्स्ट वर्ड इज आइटरेंट। आइटरेंट मीन्स रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ को हम जब रिपीट करते हैं, उस चीज़ को लगातार दोबारा से लिखते हैं या बोलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड आइटरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज आइटिनरेंट। इसका मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कोई भी जो जनरली या लगातार इधर से उधर कहीं ट्रैवल कर रहा है उसको बोलते हैं हम आइटिनरेंट। इसी से जो दूसरा वर्ड है आइटिनरी, उसका मतलब होता है कि जो आप ट्रैवल करने वाले हो उसका प्लान, तो उसी से ये वाला वर्ड है आइटिनरेंट, जिसका मतलब है ट्रैवल करना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट वर्ड इज अबेटमेंट। इट मीन्स टू द एक्ट ऑफ असिस्टिंग इन अ क्राइम, यानी किसी की किसी भी गलत काम में मदद करना या किसी को कुछ काम करने के लिए उकसाना या एनकरेज करना, तो दिस इज कॉल्ड अबेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज अबेटमेंट। इट मीन्स द एक्ट ऑफ लेसनिंग और रिडक्शन, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के इफेक्ट को कम करना या किसी भी चीज़ को लेस करना, रिड्यूस करना उस चीज़ को। ओके, सो ये वर्ड्स आप देख सकते हैं, ये थोड़े से सुनने में ये होमोफोन्स की तरह काम कर सकते हैं, सुनने में थोड़े सेम से हैं एंड लेकिन आप इनके मीनिंग्स को देखिएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट टाइम हम और वर्ड्स के साथ मिलेंगे कुछ इसी तरीके के। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ हाई ह्यूमन टिप। ओके, तो इसमें आज का रूल है, when two subjects are connected using as well as, with, together with, along with, like, led by, accompanied by, guided by, controlled by, governed by, etc., the verb follows the first subject। यानी कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को इन एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे कि as well as, with, अगर इन वाले एक्सप्रेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He along with his parents has arrived। ओके, तो जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन या कोई सेंटेंस को देखता है तो यहाँ पे his parents जो कि प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसे कनेक्ट किया गया है अलॉन्ग विद से। वैसे ही हम इसे विद या टुगेदर विद से भी कनेक्ट कर सकते थे या एज वेल एज से। तो जब आप इन एक्सप्रेशन से कनेक्ट करते हो तो जो आपका वर्ब आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है इस पे। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फेटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। तो देखिए, अगर हमारा इस रूल पे ध्यान ना जाए तो हमें एक बार कोई सेंटेंस पढ़ने में सही लग सकता है, बिकॉज फॉलोअर्स प्लूरल है और उसके साथ हम लोग आर लगा रहे हैं, जो कि सुनने में एक बार को सही लगता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसे कनेक्ट किया गया है एज वेल एज से। तो एज वेल एज से क्योंकि इसे कनेक्ट किया गया है तो आपका जो वर्ब लगेगा वो लीडर के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगेगा। तो यानी कि आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ये, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। तो जस्ट यू हैव टू लाइक फोकस ऑन दिस थिंग कि जब भी आप कोई सेंटेंस देखो, आप देखो उसे किस चीज़ से कनेक्ट किया गया है। अगर यहाँ पे एंड होता तो वहाँ पे प्लूरल हो जाता, लेकिन क्योंकि इसे कनेक्ट किया गया है एज वेल एज से, तो द लीडर एज वेल एज फॉलोअर्स यहाँ पे सिंगुलर लगेगा इज अकॉर्डिंग टू लीडर। ओके, तो आई होप ये रूल आपके समझ में आया होगा और इससे आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन प्रेस द लाइक बटन। आप इसे शेयर कर सकते हो अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी। एंड तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे आई ऑन थॉट्स। थैंक यू।